उसका नाम बहुत प्यार से सोफी रखा। वो बहुत लाड़ प्यार से उसको पाला। 2017 में ग्रेटर नोएडा में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो मैं बीमार हो गई, डिप्रेशन में चली गई। अगर सेंटर लॉ 100% कंप्लीशन के साथ इंप्लीमेंट किए जाएं तो ये लड़ाइयां होंगी ही नहीं। कहा जाता है कि जानवरों का प्रेम काफी अलग तरीके का होता है। वो बेजुबान बोल तो नहीं सकते, लेकिन जिनसे उनको लगाव हो जाता है उनके साथ वो अपने रिश्ते को बड़े प्यार से निभाते हैं। यह कहा जाता है कि जब भी कोई जानवर आपके घर के बाहर आए तो उसे प्यार से पुचकारें, ना कि उसके साथ किसी तरह का बुरा बर्ताव करें। लेकिन कई बड़े से बड़े लोग भी जानवरों के प्रति अक्सर क्रूर स्वभाव रखते नजर आते हैं। ऐसे में आज हम आपके लिए एक ऐसी शख्सियत लेकर आए हैं जो करीब 300 से 400 जो जानवर है अपने साथ रखती हैं और उनका पालन पोषण कर रही हैं। इनके बारे में बात करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप उनका एक वीडियो देख लीजिए। जिनका आपने वीडियो देखा उनका नाम कावेरी भारद्वाज है। इस वक्त वो ग्रेटर नोएडा वेस्ट समेत उत्तराखंड में डॉग शेल्टर चला रही हैं। आज हमारे साथ वो स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले मैम आपका जिंदा दिल जिंदगी विद ज्योति में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप इस वक्त कई जानवर जो है अपने साथ रखती हैं, जो भी बेसहारा जानवर है उनको अपने साथ रखती हैं, तो सबसे पहले मैम मेरा सवाल यही होगा आपसे कि इस जो भी आप शेल्टर की जो शुरुआत है आपकी कैसे हुई और आपके दिमाग में कब आया कि मैं जानवरों के लिए ये सब करूं? दिमाग में बहुत साल पहले आ गया था। फैमिली में हमेशा से रेस्क्यू एनिमल्स रहे हैं, डॉग्स भी रहे हैं, काउस भी रही हैं, कैट्स भी रखे हैं फैमिली ने। लेकिन जब एमएनसी में जॉब कर रहे थे तब इतना समय नहीं मिल पाता था, तो बीच बीच में जितने रेस्क्यूज हो पाते थे वो करते थे, लोकल एनजीओ से कोऑर्डिनेट करते थे। फिर 2005 में मैंने अपनी लाइफ की अपनी पर्सनल जिसको बोलते हैं फर्स्ट रेस्क्यू डॉग अडॉप्ट करी। मैं मुंबई किसी काम से गई थी, वहां पर उसकी मदर और बाकी सिबलिंग से कार क्रैश में डेथ हो गई थी एंड वो रोड पे पड़ी हुई थी बहुत बुरे हाल में। उसको वहां से उठा के गुड़गांव ले आई, तो मैं गुड़गांव रहती थी। उसका नाम बहुत प्यार से सोफी रखा। वो बहुत लाड़ प्यार से उसको पाला। 2017 में ग्रेटर नोएडा में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो मैं बीमार हो गई, डिप्रेशन में चली गई। फर्स्ट डॉग थी मेरी अपनी। ऐसे बहुत डॉग्स थे फैमिली के साथ में, उनके साथ अटैचमेंट था, बट सोफी के साथ में बिल्कुल ही अलग था। मेरे साथ मतलब आधा महीना तो वो ऑफिस रेगुलर जाती थी। तो बहुत ही काम, मतलब इंडियन डॉग थी और बहुत ही वेल बिहेव्ड, वेल मैनर्ड, सबके साथ में बहुत ही फ्रेंडली एंड केयरिंग। और वो मेरे बिना नहीं रह पाती थी, तो अगर मैं घर से जा रही हूँ तो हाउल करती थी, तो मैं धीरे धीरे से ऑफिस तक ले जाने लगी। वहाँ ऑफिस में भी कल्चर शुरू हो गया, वहाँ पे और लोगों ने डॉग्स अडॉप्ट करे एंड आई फेल्ट वेरी गुड कि दिस इज समथिंग जो आई थिंक हम सबको अपनी लाइफ में जितना थोड़ा बहुत कर सके करना चाहिए। अब 2017 में जब वो चली गई, समझ नहीं आया क्या करूं, काम में मन नहीं लगता था, कुछ भी करने का दिल नहीं करता था। फिर 2-3 महीने ऐसे ही डिप्रेशन में निकाल दिए। जनवरी में उसकी डेथ हुई। फिर अप्रैल तक मेरे पास घर में ही 25-26 डॉग्स जो बहुत बुरे हाल में, किसी का सर फटा हुआ था, किसी की कमर टूटी हुई थी, वो एडमिट हो गए। क्योंकि जब मुझे कुछ समझ नहीं आता था और मैं बाहर निकलती थी, मुझे कोई जानवर परेशानी में दिखता था, मैं उसे उठा लेती थी, मेरा दिमाग डाइवर्ट हो जाता था और उस जानवर की मदद हो जाती थी। जब इतने सारे डॉग्स घर में हो गए, फिर 2017 अप्रैल में हमने ऑफिशियली सोफी मेमोरियल एनिमल रिलीफ ट्रस्ट को एज एनजीओ, एज अ प्राइवेट एनिमल ट्रस्ट लॉन्च किया। और तब से ग्रेटर नोएडा वेस्ट, नोएडा चारों तरफ के एरियाज के हम डिसेबल्ड एनिमल्स, जिनमें डॉग्स, कैट्स, काउस, हॉर्सेस, जो भी जानवर जिसको हेल्प चाहिए, हम उनकी मदद करते हैं और उन्हें अपने पास रखते हैं। जी, जैसे मैम आपको पता होगा ग्रेटर नोएडा और नोएडा की बात की जाए तो डॉग्स को लेकर आए दिन बवाल होते रहते हैं। ठीक है, जैसे आपको डॉग मदर भी कहा जाता है, तो आप इसको कैसे देखती हैं? क्या लगता है आपको, क्या कारण होता है कि लोग मतलब आपस में इस डॉग्स को लेकर भिड़ रहे हैं? कोरोना से पहले भी छोटी मोटी लड़ाइयां होती थी डॉग्स को लेके,
थोड़ा ईगो क्लैशेस हो जाते थे, खाना क्यों खिला रहे हो, यहाँ क्यों घुमा रहे हो, बट वो कभी आउट ऑफ हैंड नहीं होती थी। मैंने ये पोस्ट कोरोना खुद ऑब्जर्व किया, शायद हम लोगों के पास टाइम ज्यादा आ गया खाली बैठ के सोचने के लिए, तो हमने छोटी छोटी चीज जिसको हम कुरेद सकते थे उसको हमने कुरेद कुरेद के संकट बना लिया। संकट डॉग्स नहीं है, संकट इस बात का है कि हम ये नहीं समझना चाहते कि सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ निकालती है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उनको इम्प्लीमेंट करना भूल जाती है, करना नहीं चाहती, मुझे नहीं पता, मैं टिप्पणी नहीं करूंगी, इलेक्शंस का समय है, विवाद नहीं चाहिए, लेकिन अगर सेंटर लॉ 100% कंप्लीशन के साथ इम्प्लीमेंट किए जाएं तो ये लड़ाइयां होंगी ही नहीं। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, 2001 में स्ट्रीट डॉग्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स लॉन्च किए। हम बात कर रहे हैं आज से 23 साल पहले। वो रूल्स आज भी एक बहुत बड़ा फेलियर है, जबकि 2015 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन रूल्स को सर्वोपरि ठहराते हुए ये कहा कि उन रूल्स के ऊपर कोई रूल नहीं है जो स्ट्रे डॉग पे अप्लाई हो। नसबंदी, रेबीज का वैक्सीनेशन और उनका वापस उनकी टेरिटरी में छोड़ा जाना ही लीगल प्रोसीजर है। एक, उससे हार्मोनल फाइट्स जो डॉग्स की होती हैं वो कंट्रोल होंगी। 2, उससे डॉग्स की पॉपुलेशन चेक में रहेगी। 3, रेबीज का खतरा खत्म हो जाएगा क्योंकि सारे डॉग्स वैक्सीनेटेड होंगे। अब मैं ग्रेटर नोएडा की बात करती हूँ, 2 साल पहले शुरू हुआ है स्टरलाइजेशन, हमें स्मार्ट सिटी कहा जाता है। कितने साल पहले हमारी अथॉरिटी बन गई। नोएडा पिछले 10 सालों से स्टरलाइजेशन करे ही जा रहे हैं, मुझे पिल्ले दिखने बंद नहीं हो रहे। वी आर फेलिंग मिजरेबली। उत्तर प्रदेश में जितने जिले हैं उनमें से आधों में भी कुत्तों के स्टरलाइजेशन के सेंटर्स नहीं चल रहे, वो छोड़िए टेंडरिंग ही नहीं हो रखी। तो अगर हम पॉपुलेशन कंट्रोल करने का जो एक्चुअल लॉजिकल नियम था हमने उसी को नजरअंदाज कर दिया, तो फिर हम डॉग्स पे या डॉग्स को खाना खिलाने वालों पे ब्लेम क्यों डालते हैं। हमने अपनी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी ना तो एज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फुलफिल करी, ना एज ए सिटीजन हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को क्वेश्चन किया। मेरे जैसे लोगों ने बार बार किया, पहले मुझे कुत्ते वाली का आ गया, फिर आउट ऑफ रिस्पेक्ट शायद डॉग मदर कहने लग गए। पहले तो कुत्ते वाली ऐसी बोल रहे थे, तो कुत्ते वाली है, बट देन अगेन अगर अकेली मैं ही बोलूंगी या मेरे जैसे 2-4 लोग बोलेंगे तो कोई ज्यादा नहीं सुनेगा, पर हम आपस की लड़ाई छोड़ के सब साथ में बोलेंगे तो सब सुनेंगे। यही बात कोई सुनना नहीं चाहता। बवाल की वजह यह है कि हम एक समझदारी की बात सुनना नहीं चाहते। मैम, जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे आपने अभी बात की डॉग्स की, मतलब क्यों शुरू हुआ ये, तो साल 2019 में एक 8 साल के मासूम को एक कुत्ते ने नोच दिया था। नोएडा की बात करते हैं। जी। तब से ही लोग कुत्तों को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना शुरू हो गए। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये खुले में खाना खिलाना जो है, लोग कहते हैं कि हम खाना खिला रहे हैं, उसको लेकर बवाल होता रहता है, तो क्या ये सही है या गलत है? इसमें मिक्स्ड इमोशंस हैं। खाना खिलाने वाले लोग 2 तरह के होते हैं। एक मेरी तरह के होते हैं जो खाना खिलाते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में कुत्तों से दोस्ती करने के लिए। जब दोस्ती हो जाती है तो उन कुत्तों की नसबंदी करा देते हैं, वैक्सीनेशन करा देते हैं, फिर उन कुत्तों को वापस कम्युनिटी सपोर्ट के साथ वापस उस एरिया में छोड़ देते हैं। अब मैं एक बहुत छोटा सा सवाल करती हूँ। मैं एक एरिया में गई जहाँ पे मैंने देखा 10 कुत्ते हैं जिनको नसबंदी की जरूरत है। नसबंदी ऑब्वियसली उनकी कराऊंगी जो अट्टे कट्टे हैं। मेरे जाने से पहले भी वो कुत्ते जिंदा थे और हेल्दी थे, माइंडेड, फिर भी मैंने उन्हें खाना खिलाया। मेरे खाना खिलाने से क्या हुआ? उनकी हैबिट चेंज हुई। बिल्कुल। अब मैं अगर उन्हें सुबह शाम खाना खिलाती हूँ तो वो कम्युनिटी से हेल्प नहीं मांगेंगे, वो सिर्फ मेरे कुत्ते बन के रह जाएंगे। हमने कुत्तों से इंडिपेंडेंस छीन ली। खाना खिलाओ, बहुत जरूरी है खाना खिलाना, उसे खिलाओ जिसे जरूरत है। जो पहले से वेल फेड है उसको खाना क्यों खिलाना? बिल्कुल, है ना? सही जगह पर खिलाओ, न्यूट्रल पॉइंट्स पे खिलाओ। अच्छा, जो लोग पसंद नहीं करते खाना खिलाना, न्यूट्रल पॉइंट पे कोई खिला रहा होता है, कम से कम उससे मत लड़ो। हम उससे भी लड़ने लग जाते हैं। हम कोई पेट पेरेंट अपना कुत्ता बेचारा घर से निकाल रहा है, अब सोसाइटी से बाहर ले जाने के लिए क्रॉस तो सोसाइटी ही करेगा ना, उड़ के तो नहीं ना जा पाएगा। हम उससे लड़ने लग जाते हैं, आपने कुत्ता बाहर कैसे निकाला। तो जो पेशेंस लेवल है, आई थिंक दोनों पार्टीज का कम हो गया है। ऐसा नहीं है कि डॉग हेटर्स वर्सेस डॉग फीडर वाली बात है, इट्स मोर अबाउट ईगो। जो लोटस बॉलीवुड का इंसिडेंट जो आपने मुझे अभी याद दिलाया, इस इंसिडेंट पर इतना बवाल मचा था कि सबसे ज्यादा गालियां मुझे पड़ी थी एनिमल वेलफेयर से, क्योंकि मैंने सच बोला था। उस पर्टिकुलर केस में फीडर को मैंने 3 साल पहले बोला था कि वो जो डॉग्स की हर्ड है उसको ब्रेक कर दे। वो फीडर खुद डॉग बोर्डिंग चलाती है पेड। मैंने उसको रिक्वेस्ट की कि अल्फा डॉग को रिमूव करो इक्वेशन से
और उसे अपनी बोर्डिंग में रख लो, तुम्हारी तो अपनी बोर्डिंग है, कोई ज्यादा खर्च नहीं होगा, सड़क पे भी खाना खिलाती हो, घर में खिला लेना। उसने नहीं माना, उन डॉग्स ने सबसे पहले खरगोश का बच्चा मारा, किसी का पेट। उसका मुझे फिर फोन आया, लोग गुस्सा हुए तो कि हेल्प मी, आई हेल्प्ड हर, बट देन आई अगेन टोल्ड हर प्लीज रिमूव द अल्फा फ्रॉम द इक्वेशन, अदरवाइज ये एस्केलेट होगा। कुछ महीनों बाद उन्होंने एक बीगल पपी मार दिया, एंड अ ईयर लेटर दैट सैड इंसिडेंट जिसमें एक बच्चा मारा गया वो हुआ। बहुत हंगामा मचा। मैंने तब भी सच बोला कि ये अवॉइडेंस हो सकती थी। फीडर अपना काम करती, नहीं ले जा सकती थी, कोई बात नहीं, अथॉरिटी को इन्फॉर्म करती, अथॉरिटी एग्रेसिव डॉग को रिहैबिलिटेशन के लिए ले जाती, हैबिट टूट जाती, वो एस्केलेशन नहीं होता। तो हम दोनों ही जगह गलत हैं। हम एक तरफ हम फीडर होके हम समझना नहीं चाह रहे कि हमारी एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो चेंज हो जाती है जैसे ही हम नेचुरल एवोल्यूशन प्रोसेस में इंटरफेयर करते हैं। डॉग्स स्कैवेंजर्स हैं, वो बुरा लगे आपको सुनने में, अच्छा लगे, अनफॉर्चुनेटली स्ट्रे डॉग्स आर काउंटेड एज स्कैवेंजर्स, क्योंकि हमेशा से वो हमारे चारों तरफ का बचा कुचा खाना उसको खाते रहे हैं। खाना खिलाने का जो एक्चुअल ट्रेंड शुरू हुआ वो लॉकडाउन में हुआ था, तब बहुत जरूरत थी, जानवर भूखे मर रहे थे। लेकिन हमने, ऐसे भी लोग हैं जो खामों का खिला रहे हैं। मैं आपको नोएडा का सेक्टर 45 का एग्जांपल देती हूँ, 4 अलग अलग एनजीओ की वैन जाती है वहां खाना खिलाने। आई एम सॉरी, प्लीज हेट मी, बट ट्रुथ इज ट्रुथ। क्यों जा रहे हैं? वन ऑफ द पॉशेस्ट सेक्टर्स ऑफ नोएडा, सबसे ज्यादा अच्छे एफ्लुएंशियल लोग रहते हैं, मोटे ताजे कुत्ते हैं, उनको अभी से नहीं, मैं कई सालों से देख रही हूँ जब कोई फीडर नहीं था। फिर भी वहां 4 टाइम आप जाओगे तो चारों टाइम फुटपाथ पे चावल वावल कुछ कुछ पड़ा मिलेगा। नाउ सोसाइटी को प्रॉब्लम होगी। मैं खाना खिला रही हूँ, बहुत अच्छा काम है, क्या मैं सफाई कर रही हूँ? क्या मैं नसबंदी करा रही हूँ? क्या मैं वैक्सीनेशन करा रही हूँ? या मैं भी दूसरी सोसाइटी वालों की तरह कह दूं मेरा तो काम ही नहीं है, अथॉरिटी का है? नहीं, जैसे ही मैंने इंटरफेरेंस किया वो मेरा काम है। और डॉग हेटर्स तो नहीं कहूंगी मैं, लोग डॉग हेटर नहीं है। मतलब हमारे यहाँ पे तो कुत्ते को श्राद्धों में भी ढूंढ के खाना खिलाया जाता है ज्योति जी, तो डॉग हेटर्स हमारे यहाँ नहीं है। जो लड़ रहे कुत्ते की वजह से ना, वो भी अपने घर से रोटी निकाल के डालता होगा। इट्स मोर अबाउट कि हम एक दूसरे को समझना नहीं चाह रहे। जिस दिन बैठ के म्यूचुअल कम्युनिकेशन हम बिना लड़े कर लेंगे, उस दिन हमें सोल्यूशन मिल जाएगा कि भाई अगर कुत्ता काट रहा है तो उसको रिहेबिलिटेट करने में ही समझदारी है। हम रोक के रखेंगे, वो एस्केलेट हो जाएगा। और हम बिना बात के कुत्ते वालों को जो खाना खिला रहे हैं या जो कुत्ते घुमा रहे हैं उनको एग्रेवेट करेंगे, कुत्ते के सामने ऐसे ऐसे करके बात करेंगे, तो भी कुत्ता टेरिटोरियल होकर अपना बिहेवियर चेंज कर देगा। बिल्कुल। हमें दोनों चीजों से समझना जरूरी है कि हम एनिमल्स की साइकोलॉजी अपने हेट्रेड वाले बिहेवियर से या बहुत ज्यादा प्यार वाले बिहेवियर से, दोनों से चेंज कर सकते हैं। बैलेंस चाहिए। तो मैम जैसे आपने अभी साइकोलॉजी की बात करी डॉग्स की, तो जो डॉग्स है उनके बिहेवियर की भी बात होती है, कई लोगों ने इस पे काम भी किया है। तो आप एक बार हमारे जो भी जनता है उनको एक बार बता दीजिए कि मतलब उनका बिहेवियर कैसे चेंज होता है। जी देखिए, बहुत सर्कमस्टेंसेस हैं। अब जैसा हमें लगता है कि डॉग भूल जाते हैं, कुछ होता है तो डॉग्स की मेमोरी इतनी शार्प नहीं होती, उनको याद नहीं रहता। जब किसी डॉग के साथ में क्रूरटी होती है, जैसे किसी मदर के पपी उठा के फेंक दिए गए, मान लिया है ना, जैसे न्यू बॉर्न पपीज, आए दिन केस होते हैं, आप भी सुनते होंगे कि पिल्ले बोरे में भर के फेंकाए या पिल्ले बोरे में भरे हुए मिले। जब ऐसी एपिसोड्स हम करते हैं एज ह्यूमंस, हम उस डॉग को फॉर लाइफ चेंज कर देते हैं। वो जो मदर है वो इतनी विचलित और इतनी परेशान हो जाती है, ह्यूमंस एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आपने बंदरों को और कुत्तों को अपने बच्चों को प्यार करते हुए नहीं देखा। हम लोग बहुत प्यार करते हैं, ममता की बहुत बातें करते हैं। वो जानवर हैं जो बात नहीं करते लेकिन हमसे ज्यादा ममता दिखाते हैं। अब उस माँ को हमने जिंदगी भर के लिए विचलित कर दिया, अगली बार उसके पिल्ले होंगे तो क्या वो किसी ह्यूमन पे ट्रस्ट करेगी? वो नहीं करेगी। उसका पहला अटेम्प्ट होगा कि मैं हर इंसान को अपने बच्चों से दूर रखूं। जब हम क्रूरता करते हैं तो हम प्रतिशोध को, गुस्से को और साइकोलॉजिकल बिहेवियर चेंज को बढ़ावा देते हैं। मैंने अब से 10 साल पहले के भी अपने इंटरव्यू में कहा था कि एक पार्ले जी एक डॉग का बिहेवियर बदल सकता है। 5 रुपए का बिस्किट आता है, हम 5 लाख रुपए की लड़ाई करते हैं रोज। 5 रुपए का बिस्किट मैं क्यों खिलाऊं? इट्स नॉट अबाउट खाना नहीं है, बिस्किट खाना नहीं है। वी आर ट्राइंग टू चेंज द हैबिट। हम डॉग अगर हम पे भौंकता है तो हम उसको बता रहे हैं कि बेटा नहीं भौंको, कोई रीजन नहीं है, मैं हर्ट नहीं करना चाहती तुम्हें। एक बिस्किट डाल देने से वो समझ जाएगा। और वहीं मैंने अपना कुत्ता घुमाते हुए भी उसको डंडा दिखा दिया, वो लाइफ लॉन्ग याद रखेगा। जितनी बार मैं निकलूंगी वो मुझ पे भौंकेगा, मेरे कुत्ते पे भौंकेगा। तो ये जो बैलेंस है, ये सिर्फ डॉग लवर्स को नहीं, ये सब लोगों को अपने अंदर लाना जरूरी है। एक हम छोटी छोटी बातों पे आपा नहीं खो सकते।
मैं अपना कुत्ता लिफ्ट में लेके जा रही हूँ, किसी ने मुझसे कहा मुझे कुत्ते से डर लगता है, मैं 2 मिनट रुक सकती हूँ, बिल्कुल। मैं भी लड़ पड़ूंगी, नहीं मेरा कुत्ता पहले जाएगा। उधर ऑन दी अदर हैंड मेरा कुत्ता बहुत बूढ़ा है, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज पहले मुझे जाने दीजिए, सामने वाला बंदा भी 2 मिनट रुक सकता है, नहीं पहले मैं ही जाऊंगा। ये ईगो वॉर है, ये कुत्तों के बारे में नहीं रह गया, हम आपस में लड़ रहे हैं। हमने 2 वो बना दिए हैं कि ये कुत्ते वाले लोग हैं, ये बिना कुत्ते वाले लोग हैं। इट्स नॉट राइट, हम सब कुत्ते वाले लोग हैं। श्राद्धों पे कौन नहीं ढूंढता काले कुत्ते को, मुझे बताओ, मेरे मोहल्ले में तो सब ढूंढते हैं। अनफॉर्चुनेट बात है कि अब वो मिलते नहीं है कुत्ते, कौवे भी नहीं मिलते, सैड, गोरैया भी नहीं मिलती। तो ये एक छोटे से एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको याद दिला रही हूँ कि हमने सिविलाइजेशन को कहाँ पहुंचा दिया। ये तितलियां भी ना के बराबर देखने को मिलती हैं क्योंकि हमने एज ह्यूमंस पूरा का पूरा एवोल्यूशन और इकोसिस्टम चेंज कर दिया। तो बैलेंस चाहिए, वंस अगेन इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। जैसे आप हमने अभी सिविलाइजेशन की बात करी, जोशीमठ में जो भी आपदा आई थी जी। उस वक्त भी आप लोग वहां पे गए थे, कुत्तों को रेस्क्यू किया था, तो वहां पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मैम? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, लोग बहुत अच्छे हैं वहाँ के, बहुत सीधे सरल लोग हैं और हेल्पफुल भी बहुत है। हमें बहुत लोकल्स मिले जिन्होंने साथ में सहायता करी और हमें स्पॉट्स बताए जहाँ जहाँ हमें जाना चाहिए, जहाँ जहाँ हमें एक्चुअली परेशान कंडीशंस में डॉग्स मिलेंगे। तो वहाँ पे 2 डॉग्स मैं रेस्क्यू करके लाई थी, एक पूरी टांग उसकी टूट के सीधी होके स्ट्रेट हो गई थी बच्ची की, और एक पपी जो मदरलेस मुझे बर्फ में पड़ा हुआ मिला था। तो 2 बच्चे लाई थी, पपी तो काफी बड़ा हो गया है। तो वहां पर हमने खाना खिलाने के साथ साथ में लोकल एनिमल हस्बेंड्री से भी कोऑर्डिनेट किया था, जहाँ पे ट्रीटमेंट की आवश्यकता थी। लोकल एनिमल हस्बेंड्री ने बहुत अच्छे से काम किया इसमें। मिनिस्टर सौरभ बहुगुणा जी हैं, मैं निकलने से पहले ट्विटर पे उनको पहले मैंने उनसे कोऑर्डिनेट किया था कि सर मैं वहाँ आना चाहती हूँ, कोई लोकल हेल्प मिलेगी क्या? तो पुरुषोत्तम बसावा जी हैं जो वहाँ के पशुधन सेक्रेटरी हैं, उनसे डायरेक्ट उनका कॉल भी आया, उनसे डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन होकर फिर हमने वहाँ पर खाना भी खिलवाया, सप्लाईज भी बांटी। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके घर बिल्कुल टूट गए थे और उनके पास अपना खुद का खाना नहीं था, पशु के लिए कहाँ से लाते। तो वहाँ पे हम टोटल 4 डेज का हमने ट्रिप किया था, और जब 5th डे से वहां पर और 3-4 एनजीओ आ गए थे, और मेरे पास ग्रेटर नोएडा में ऑलरेडी आपको पता है और कोई एनजीओ नहीं है, तो मुझे आना पड़ा। बट वो अपने आप में एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस था जिसने ये बताया कि बहुत लोग हैं दुनिया में जो जानवरों की भी परवाह करते हैं, और जोशीमठ का हमें नहीं इतना पता चलता अगर वहीं के लोगों ने बार बार हम लोगों को सोशल मीडिया पे रिमाइंड नहीं कराया होता कि वहाँ पे ये सब चल रहा है। तो अच्छा एफर्ट था, बाकी एनजीओज ने भी वहाँ बहुत मेहनत करी, इट वॉज अ वेरी गुड एफर्ट बाय देम। जी, आप ग्रेटर नोएडा में जी जो एनजीओ चला रही हैं, और उत्तराखंड में भी मैंने सुना है कि आप चला रही हैं, तो सीनियर जॉब, तो आप कैसे, मतलब इसकी फंडिंग होती है कैसे आप, क्योंकि आम इंसान इस वक्त जो है अपने बच्चों को पालने में मतलब सक्षम नहीं है, तो कैसे होता है मैम ये सब? मुझे ऐसे भी आम इंसान है ज्योति जी तो 10 रुपए की डोनेशन भेजते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। वो जो प्यार है, वो 10 रुपए वाला भी कि मुझ पे सिर्फ 10 बचे हैं मैं फिर भी आपको भेज रहा हूँ, वो चलवाता है ये सब, है ना। कुछ मेरे मेजर डोनेटर्स आम है, जो कोई 200 रुपए महीना हर महीने दे रहे हैं रेगुलर, कोई 300 दे रहे हैं, ऐसे भी है जो हमें CSR दे रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि अगर पब्लिक सपोर्ट नहीं है तो ये काम करना आसान नहीं है। 2 कुत्ते पालने आदमी को आज की डेट में मुश्किल हो जाते हैं, हम 300 से ज्यादा जानवर एक टाइम पे पाल रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारी पब्लिक है, जो हमारे चारों तरफ के शुभचिंतक हैं और जो जानवरों से प्रेम करने वाले लोग हैं, उनकी मदद से पॉसिबल हो पाता है। तो आप जैसे इस डॉग जो भी शेल्टर है उसको चलाने में डॉग्स को रेस्क्यू करती है जगह जगह से, तो वो कैसे होता है, मतलब कॉन्टेक्ट्स कैसे होते हैं, लोग आपको कांटेक्ट कैसे करते हैं? हमारा फोन नंबर सोशल मीडिया पे सब जगह शेयर्ड है, मेरा पर्सनल नंबर मेरे सारे सोशल मीडिया पेजेस पे पड़ा हुआ है। तो हमें कॉल्स आती हैं, हमें स्टूडेंट्स की भी कॉल्स आती हैं, हमें रिक्शे वालों की भी कॉल्स आती हैं, मजदूर भी ऐसे भी है, गार्ड्स बेचारे अपनी गोद में उठा के मेरे घर ले आते हैं कि एक्सीडेंट हो गया मैम आप देख लोगे। हर एक को शेल्टर का एड्रेस नहीं पता, पर मेरे घर का एड्रेस सारे ग्रेटर नोएडा को पता है, तो घर पे आ जाते हैं। बंदरों की कॉल मुझे बहुत आती हैं, बंदर इलेक्ट्रोक्यूशन में और एक्सीडेंट्स में बहुत रहते हैं। तो कॉल्स देखिए, रेस्क्यू तभी हो सकता है जब कोई मुझे बताएगा, मुझे बैठे बैठे नहीं पता चलेगा कि किसी जानवर आपदा में है या उसको मदद की जरूरत है। तो जैसे डोनेटर्स जरूरी हैं, वैसे ही रेस्क्यूअर या रिपोर्टर बहुत जरूरी है। आप लोग बताएंगे नहीं, जैसे एक बार आपने बताया था गाय गिर गई है, ऐसे ही और भी नेक दिल वाले लोग हैं जो पशु को परेशानी में नहीं देख सकते और कहीं ना कहीं से नंबर ढूंढ के फोन करते हैं। मुझे तो ऐसा भी कॉल आता है, मैम 3 दिन से कहीं कॉल कर रहा हूँ कोई फोन नहीं उठा रहा है, आपका नंबर किसी ने दिया? तो
एमपी से कॉल्स आते हैं, मैंने एमपी से भी बच्चे लिए हैं, राजस्थान से भी लिए हैं। मेरे पास लास्ट ईयर में एक पैरालाइज्ड हस्की राजस्थान से रेस्क्यू करके लाई थी, जो अपने ही घर की छत से गिर गया था, कमर टूट गई थी। वो अब दौड़ने भागने लगा है। वो बात अनफॉर्चुनेट है कि उसकी फैमिली ने उसको वापस नहीं लिया, लेकिन लोग फोन करते हैं, लोग इंटीमेट करते हैं, लोग लेकर आते हैं, तो हम उन पशुओं की हेल्प कर पाते हैं। आप लोग नहीं है तो फिर ये काम नहीं हो पाएगा, अकेले तो करना बहुत मुश्किल है। जी, जैसे मैम आपने एमएनसी कंपनी को छोड़कर ये जो भी एक नौकरी कहेंगे या एनजीओ चलाना भी एक नौकरी ही होती है, वो कर रही वो हैं। ज्यादा बड़ी नौकरी है, 24 घंटे की, 24 जिसमें घंटे सैलरी नहीं मिलती है। सैलरी नहीं मिलती है, तो उसमें उसके बाद जो आप काम कर रही है बहुत अच्छा काम है, लेकिन इस काम में भी कई लोग ऐसे होंगे जैसे डॉग लवर, और मैंने आपको बताया कि निवासी लोग आपस में भिड़ते हैं, तो लोगों को अपनी मानसिकता को कैसे बदलना है डॉग या जानवरों को लेकर, ये आप एक मैसेज देना चाहेंगे कुछ? एक उदाहरण से शुरू करती हूँ। जब मेरा डॉग मदर नाम लॉकडाउन में बहुत ज्यादा फेमस हुआ, मुझसे ट्विटर पे लोग बिना बात के ना झेझे मारने भी आ जाते हैं कि और कुछ नहीं तो इससे टाइम पास करें। अच्छा, आपको डॉग मदर कहते हैं, सिर्फ डॉग्स ही क्यों, बकरियां क्यों नहीं? सिर्फ डॉग्स ही क्यों, मुर्गे क्यों नहीं? अब मैं उनको कैसे बताऊं कि मेरे पास सिर्फ डॉग्स नहीं, मुर्गे भी हैं, बकरे भी हैं, गाय भी हैं, बैल भी हैं, भैंस भी है, बंदर हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली है, यहाँ तक कि मैंने तो एक इंसान तक को रेस्क्यू करवा के 1.5 साल पहले फिलिक्स हॉस्पिटल में उसके पैर की प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। मैगट्स खाए हुआ इंसान ग्रेटर नोएडा के मेजर मार्केट से पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के बराबर में पड़ा हुआ था और उसका पैर मैगट्स खा रहे थे। ह्यूमन बीइंग की बात कर रही हूँ। हमने तो उसको भी रेस्क्यू कराया। इस पे भी ट्राई सिटी ने खबर की थी, मैं पहले गलती से सरकारी हॉस्पिटल ले गई थी, वहां उनको हेल्प नहीं मिली। फिर फिलिक हॉस्पिटल है अपने नोएडा में ही, डॉक्टर गुप्ता है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, इज अ वेरी नाइस मैन, फ्री ऑफ कॉस्ट उसको एडमिट किया, अपने खर्चे पे उसकी प्लास्टिक सर्जरी की, और फिर जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए तो अपना घर करके ह्यूमंस का एक एनजीओ है, हमने फिर उन लोगों की केयर में उनको भेज दिया। देखिए, मेरा शेल्टर खोलने का या एक सेंचुरी खोलने का मकसद ये नहीं था कि सिर्फ जानवर ही बचाए जाए। मैं ये चाहती हूँ कि कोएग्जिस्टेंस हो। हम इतने सालों से कोएग्जिस्ट करते आए हैं, हम सेक्युलर कंट्री हैं, हम अलग अलग धर्मों के लोग भी साथ रहते आए हैं, हम जानवरों के साथ प्रेम करते हुए रहते हुए आए हैं। अचानक क्या हो गया? ऐसा नहीं है कि सिर्फ जानवर बदला है, हम बदले हैं। हमने जंगल नहीं छोड़े, हमने एक्चुअल प्रोटेक्टेड जंगल नहीं छोड़े, हमने अपने जंगलों के पानी सुखा दिए, हमने फैक्ट्रियों के गंदे पानी अपने जंगलों में भेज दिए। हमने कौन सी आपदा है जिसको इनवाइट नहीं किया? फिर भी ये जानवर बहुत पेशेंटली हमारे साथ साथ निभाते आ रहे। हाँ, जानवर में पेशेंस की कमी हो सकती है, पर हम में नहीं होनी चाहिए। कुत्ता भौंका और इस बात पे लड़कों ने उसे पटक पटक के मार दिया। मैं आए दिन ऐसी खबरें सुनती हूँ। गाय के मुंह में बम रख के उसको ब्लास्ट कर दिया। अभी लास्ट वीक एक नंदी, मेरा एक वॉलंटियर है बच्चा, उसने ऑन साइट ट्रीटमेंट किया है, किसी ने एसिड फेंक दिया। अब आप हमें बताइए कि हम गौ माता कहने वाले देश में हैं, हम गायों को नहीं बख्श रहे। कुत्ता तो बहुत छोटे टॉपिक पे आ जाता है। और गाय देखिए ना, आप अपने ग्रेटर नोएडा में देखिए, क्या पॉलिथीन खाते हुए आपको हर दूसरे ढेर पे ना मिल जाए तो हम भी बोलेंगे कि नहीं नहीं, हम उत्तर प्रदेश में नहीं है, जहां पर हम गौ माता का प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आए हैं, वहां पे गौ माता का भी बुरा हाल है, और हम सिर्फ कुत्तों की बात पे अटके हुए है ना। ये परेशानी, हमें से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। आप लोगों के एक्सप्रेस वे से करोड़ों रुपए की बकरियां और भेड़े रोज जाती हैं नोएडा होते हुए गाजीपुर, उनमें से 90% बीमार होती हैं। आप लोगों के, आपके बच्चों की प्लेटों में वो परोसी जाती हैं, आप खा लेते हैं। हमने पिछले साल एक गाड़ी पकड़ी, 5 जूनोटिक डिजीजेस वेटरनरी डॉक्टर्स द्वारा उन भेड़ बकरियों में पाए गए। जूनोटिक डिजीजेस वो होते हैं जिसमें मरे हुए जानवर का मीट कंज्यूम करने के बाद भी हम बीमार हो सकते हैं। हम खुद क्रूरता को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं गाड़ी लेके जा रही हूँ, मुझे वो उल्टे टंगे हुए, मैं आपको एक वीडियो भेजूंगी, उल्टे टंगी हुई भैंसे आगरा के एक्सप्रेसवे से चढ़ते हुए दिल्ली जाने के लिए उल्टी टंगी हुई, और मैंने ट्वीट किया, सब किया, पूरी दुनिया की पुलिस को टैग किया, डीजीपी साहब से लेके, कुछ नहीं हुआ। वो गाड़ी गाजीपुर पहुंची। हम इग्नोर करते हैं जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, और जो छोटी सी बात है जिसको रिजॉल्व कर सकते हैं सिर्फ बात करके, उसको हमने हाई कुत्ता हाई कुत्ता हाई कुत्ता करके एक मिशन बना दिया है, और एवेज उसको प्रोपेगेट कर रही हैं। तुम हमें वोट तो हम कुत्ता हटाएंगे। इतने बुरे दिन आ गए, आई एम सॉरी, अगर आप कुत्ते के नाम पे वोट मांग रहे हो तो दिन वाकई में बहुत खराब।
तो कुत्ता टॉपिक नहीं है, ह्यूमैनिटी कहाँ है, को एग्जिस्टेंस और कंपैशन की जो एक इनबिल्ट फीलिंग हमारे अंदर थी और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें डायरेक्ट करता है फॉलो करने को, वो कहाँ है? वो आपस में एक दूसरे के लिए जो एक दूसरे इंसान के लिए भी जो जज्बा था वो कहाँ है? हम तो गार्ड में और सोसाइटी वालों में लड़ाई हो रही है, आप कुत्ते की बात कर रहे हो। हमारी पेशेंस खत्म हो गई है, हमें शायद वो थोड़ी सी ग्रो करनी पड़ेगी, कुत्तों का सोल्यूशन 2 मिनट में निकल जाए। उसके लिए मैं बैठी हूँ, मैं आए दिन एग्रेसिव डॉग्स को रिहैबिलिटेट करती हूँ, खुद करती हूँ। अगर नहीं करूंगी, मुझे पता है वो एक एग्रेसिव डॉग कल को एस्केलेट होके दूसरे डॉग्स को भी एस्केलेशन मोड में डाल सकता है। मैं तभी हैबिट रोक दूंगी, वो हैबिट टूट जाएगी। 2 महीने बाद मैं उस डॉग को वापस उसकी जगह पे रखूंगी, वो भूल चुका होगा कि मैं कभी अल्फा होता था, क्योंकि उसके जो 2 महीने में वाइड आ जाएगा टेरिटरी में, वो कोई और कुत्ता उस वाइड को कैप्चर कर चुका होगा। तो जिस चीज का सोल्यूशन हमें सरकार ने दिया हुआ है, उस चीज का सोल्यूशन हम सरकार से क्यों नहीं मांगते? कुत्ते खुद क्यों मारते हैं? फीडर से खुद क्यों लड़ते हैं? अभी फीडर सेक्टर 75 नोएडा के पहुंच के गौतम बुद्ध नगर कोर्ट सोसाइटी के खिलाफ जजमेंट ले आए। कोर्ट ने बोल दिया, आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स, एनिमल कंट्रोल लॉज, पशु क्रूरता अधिनियम सब वायलेट कैसे कर सकते हो? खाना खिलाना कोई अपराध नहीं है, खाना खिलाना अच्छी बात है, कुत्ते उससे शांत रहते हैं, लेकिन साथ साथ नसबंदी टीकाकरण कराना जरूरी है। प्लस हम, मान लिया मैं कुत्ता खिला रही हूँ, खाना दे रही हूँ मैं, आप मुझसे लड़ने आ गई, कुत्ते ने क्या देखा कि जो खाना खिलाने वाली है उस पर अटैक हो रहा है, चाहे वो वर्बल अटैक है, वो कुत्ता क्या करेगा? बिकॉज वो कुत्ता है, उसका क्या नेचर है? अपने घर वालों को या अपने खाना खिलाने वाले को या अपनी सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना। वो क्या करेगा? अगली बार आपको देख के वो भौंकेगा। बिल्कुल, तुम लड़ रही थी, तुम ऐसे ऐसे करके चिल्ला चिल्ला के। डॉग्स याद रखते हैं, तो अगर हम उनको ऐसी ऐसी मेमोरीज देंगे जिनको वो याद रखें और वो बुरी यादें हों, तो वो भी चेंज होंगे। इंस्टेड ऑफ लड़ने के हम रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, हम एओएस के साथ में बैठकर एक्चुअल फीडिंग पॉइंट्स बना, हम लड़ रहे हैं फीडिंग पॉइंट पे, यहाँ मत खिलाओ, कहाँ खिलाएं? बना लेते हैं ना। मैंने तो ग्रेटर नोएडा में ये पॉलिसी निकलवाए हुए 2 साल हो गए, आज तक तो बने नहीं फीडिंग पॉइंट। काम सोल्यूशन है, लड़ने से फुर्सत मिलेगी तो सोल्यूशन पे जाएंगे। लड़ना शायद अच्छा लगता है, आई थिंक, नहीं तो सोल्यूशन बहुत आसान है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली मैम। जैसे कि आपने जो भी चीज़ें बताई, मुझे लगता है कि कई चीज़ें जो हैं वो अपने दिमाग में रखने की ज़रूरत है, लोगों को चेंज होने की ज़रूरत है। मैं जो भी आपने हमको जानकारी दी उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आने वाले समय में लोग अपनी चीज़ों को चेंज करेंगे। जो जैसे कि आप लाचार बेसहारा जो जानवर हैं उनको फीडिंग करती हैं, उनको रखती हैं अपने साथ, तो इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं होता है। जानवरों के साथ अपनी जो दोस्ती है वो निभाना बहुत बड़ी बात होती है। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। आज हमारे साथ मौजूद थी कावेरी भारद्वाज जी, जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कुत्तों को रेस्क्यू करती हैं, अपने साथ रखती हैं, और सिर्फ नोएडा ही नहीं, उत्तराखंड में भी उनका जो एनजीओ है वो चल रहा है। मैं आशा करती हूँ आपको हमारा जो वीडियो है बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही तमाम वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उत्तर प्रदेश टाइम्स से ज्योति कार्की।